नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ETT सेकंड पेपर जो है उसमें 15 अंकों के व्याकरण के आधार पर वीडियो बना रहे हैं साथियों। और ये वीडियो हिंदी मास्टर कैडर के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्णमाला पर प्रश्न उत्तर लेकर आ रहे हैं हम, और 15 प्रश्न होंगे और जो सिर्फ वर्णमाला से ही संबंधित होंगे। तो जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है साथियों, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वर्णों से संबंधित जो भी उलझने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। ओके साथियों। और साथियों, इसी वीडियो के साथ हमारे जो प्रश्न हैं वो हो जाएंगे 390 प्लस, और 15 प्रश्न लाए हैं साथियों। तो साथियों हमारे प्रश्न बन जाएंगे 405 अभी। ओके, तो 405 प्रश्न हम पूरे कर देंगे इस वीडियो के साथ ही। और वीडियो का भाग 20 लेकर आए हैं जो कि हिंदी व्याकरण से ही संबंधित है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों में। कोई कहता है 49 है, कोई कहता है 50 है, कोई कहता है 51, 52, 53। तो साथियों 52 प्रश्न है, माफ़ करिएगा 52 वर्ण है। ठीक है, 52 वर्ण। अभी वर्ण साथियों स्वर और व्यंजन दोनों हैं। कुल वर्ण कितने आए, ठीक है, वो कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, तो 52 है। ये लिखना है आपने पेपर में, यदि प्रश्न जे आ जाए। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हुआ है टेस्ट हिंदी TGT हिंदी में, उसमें जो प्रश्न आया भी था। तो साथ ही उत्तर आपने टिक करना है 52। ठीक है, जो बिल्कुल आपने इससे ना एक अधिक ना एक कम, 52 उत्तर बिल्कुल सही है। वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुल कितने स्वर हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। तो साथियों आपको बता देता हूँ कि मूल स्वर जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अभी 4 मूल स्वर हैं जहाँ पर। तो कितने स्वर पूछे गए, कुल कितने स्वर। ठीक है, मूल स्वर 4 हैं। कौन कौन से साथियों? अ, ई, छोटा ऊ और री ऋषि। ठीक है साथियों, तो ये मूल स्वर हैं। ठीक है, ये 4 मूल स्वर हैं। ओके साथियों, अभी कुल कितने स्वर पूछे उन्होंने, मतलब कितने स्वर हैं कुल। तो साथियों आपको बता देता हूँ 11 स्वर हैं। 13 मत टिक करके आना। ओके, कहीं कहीं कोई बता दे 13 स्वर है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दो अजोग वहाँ हैं। ठीक है, ये अंग और अह, ये विसर्ग जो है, तो इसलिए ये ना तो स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजनों में आते हैं। ठीक है साथियों, तो ये स्वर नहीं है। टोटल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है साथियों, 11 पर टिक करना। अगला प्रश्न साथियों, कुल कितने व्यंजन हैं। कुल कितने व्यंजन हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न सुनते ही कोई 33 को टिक करेगा, कोई 35 को टिक करेगा और कोई 39 को टिक करेगा। ठीक है, और साथियों आपको बता देता हूँ जो सही उत्तर आएगा वो आएगा, अगर ये वाला प्रश्न पूछे कि कुल कितने व्यंजन हैं, तो साथियों 39 पर टिक करिए। निस्संदेह 39 पर टिक करना है आपने। अभी बहुत सारे लोग मेरे से खफा हो जाएंगे कि 39 क्यों कह रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए साथियों, जब कुल व्यंजनों की बात आती है तो उसमें तो हम जो द्विगुण आए हैं हमारे, द्विगुण व्यंजन जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, जो नुक्ता वाले आए हैं अभी हिंदी में, अढ़ अढ़। ठीक है, जो 2 व्यंजन, और उसके साथ ही जो संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। साथ ही जो 4 व्यंजन जे वाले और 2 व्यंजन जे वाले, ठीक है, इनको मिलाकर बन जाते हैं 6। तो 33 और 6 कितने हुए? 39। हम जहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं कि कुल व्यंजन कितने हैं। कुल व्यंजन साथियों 39 आएगा। ठीक है, 39 पर टिक करके आना यदि ये प्रश्न आ जाए। अभी ये प्रश्न जे आए अभी कि मूल व्यंजन कितने हैं। ठीक है, मूल व्यंजन का क्या अर्थ है साथियों? मूल व्यंजन वो वाले व्यंजन जो स्वतंत्र इकाई हैं अपने आप में, उनको किसी और व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है लिखने में। ठीक है, तो साथियों बता देते हैं कि कुल व्यंजन अभी 35 हो चुके हैं। पहले 33 थे। ठीक है, पहले 33 थे, लेकिन मूल व्यंजनों की बात हो रही है तो मूल व्यंजन अभी हो चुके हैं 35। वो किसके कारण? जो 2 द्विगुण आए ना अभी, द्विगुण व्यंजन, इसके कारण। ठीक है, इसके कारण जो है अभी 35 मूल व्यंजन हो चुके हैं। तो 35 पर आपने, यदि प्रश्न आए मूल व्यंजन कितने, तो 35। अगर कुल व्यंजन आए तो 39। निसंदेह 39 पर टिक करेगा। यदि मूल व्यंजन आए तो 35 पर टिक करेगा। ठीक है, पहले 33 पर करते थे क्योंकि द्विगुण व्यंजन नहीं थे। ठीक है साथियों, आगे साथियों चौथा प्रश्न है। हो सकता है साथियों कि आपको अभी भी थोड़ी उलझन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है साथियों,
तो नस्कीय व्यंजन कितने हैं? नस्कीय व्यंजन, ठीक है, जितने भी साथियों क, च, ठीक है, और ट, त और प, ठीक है, इसके अंत में जितने भी पंचम वर्ण आते हैं ना, क के अंत में य, ठीक है, फिर ये वाला य, फिर ये ण, आगे त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, साथ ही जे वाले, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नस्कीय व्यंजन हैं, ठीक है साथियों। तो इसलिए 5 जो हैं वो नस्कीय व्यंजन हैं। कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो जो दो अयोगवाह साथियों 2 हैं, तो कौन सा नहीं है? वो ये है, ठीक है, तो नहीं है जो वो ये है, ठीक है साथियों, नहीं पूछा गया है वो ये है। और चौथा विकल्प भी साथियों यहाँ पर सभी अयोगवाह ये भी गलत है वैसे तो, लेकिन जो नहीं है वो ये है, ठीक है साथियों। जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है आ के ऊपर, ठीक है, ऐसे, और चंद्र बिंदु को क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा कि चंद्र बिंदु को क्या बोला जाता है। ना तो ये स्वरों में है, ना ही व्यंजनों में रखा गया है, हालांकि एक चिन्ह इसको जरूर बताया जाता है, संकेतित किया जाता है, ठीक है। 2 अयोगवाह है, एक अनुस्वर दूसरा विसर्ग, ठीक है, 2 अयोगवाह है, ना तो ये स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजनों में। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि जो अनुनासिक हैं, ठीक है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है, मैंने भी बता दिया अभी, ठीक है साथियों। तो ये भी आप याद रखिएगा, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे साथियों छठा प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? क वर्ग कंठे ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है साथियों। च वर्ग तालव्य ध्वनियाँ, बिल्कुल सही है। ट वर्ग मूर्धा ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है। और त वर्ग वर्ष ध्वनियाँ हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो गलत का ही तो चुनाव करना है। हमारा सही उत्तर आएगा यहाँ पर चौथा विकल्प। त वर्ग जो है वो व्रत से ध्वनियाँ नहीं है, बल्कि वो तो दंत ध्वनियाँ है। क्या है साथियों? दंत ध्वनियाँ आएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे साथियों 7वां प्रश्न है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितने हैं? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है पता होगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में बाहर निकले वहाँ पर ह्रस्व, और जहाँ पर दीर्घ स्वर होगा वहाँ पर वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है, मुख्य विवर से। तो विकल्प हैं 4 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं। ये विकल्प देख लेते हैं आगे। 3 ह्रस्व, ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ हैं, 5 ह्रस्व, 9 दीर्घ हैं, जिनमें से कोई नहीं। साथ ही पहला बिल्कुल सही है, 4 ह्रस्व हैं। कौन कौन से ह्रस्व? अ, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ और री, ठीक है साथियों, जे ह्रस्व हैं, ठीक है साथियों। और जो दीर्घ आएगा वो कितने साथियों? दीर्घ स्वर जो हैं वो आएगा आ बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, और ए छोटी, ए बड़ी, छोटा ओ बोलते हैं इसे, और बड़ा ओ, ठीक है। ये सारे साथियों आपको बता देता हूँ, जे 7 जो हैं जे दीर्घ स्वर हैं और जो पहले 4 ह्रस्व स्वर हैं। ओके साथियों, क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। 8वां प्रश्न है साथियों, ड और ढ, ठीक है, ड और ढ व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? विकल्प है कि उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाता है, ठीक है, आप समझिए इस बात को। दूसरा विकल्प है जिह्वा में अत्यधिक कंपन के कारण। तीसरा है मूर्धा से घर्षण के कारण, या इनमें से सभी सही हैं। तो साथियों पहला विकल्प आएगा बिल्कुल सही, बाकी सारे गलत हैं। कि उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा व्यंजन है जिनके उच्चारण या जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़ कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाता है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गया। आगे साथियों लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन तो ल, र, स, प। साथियों र जो है लुंठित व्यंजन कहा जाता है इसको, ठीक है, यह अपने आप में पूर्ण र है, ठीक है साथियों। और आपको बता देता हूँ कि इसको कंपन जात व्यंजन भी कहा जाता है। क्या जाता है? कंपन जात, ठीक है साथियों, कंपन जात व्यंजन भी इसको कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है कांपती है, ठीक है साथियों। और र के और भी बहुत सारे रूप हैं। एक तो साथियों री है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, और री जो कृष्ण के नीचे ऐसे जे स्वर लगता है ना, ये भी एक स्वर है, जे रही री है, ठीक है साथियों। आपको बता देते हैं एक और चीज़ कि र के और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि पदेन र लिखा जाता है। पदेन र कैसे कौन सा होता है? जैसे
हमने क्रूर लिखना है, ठीक है। जे जहाँ पर आया और जे वाला, अब ये ऐसे क्रूर क्यों आया, क्योंकि क में स्वर नहीं है, ठीक है। हलन डाल दिया, फिर उसके आगे र, ठीक है, और तब जाकर क्रूर बना। ओके साथियों। तो एक और चीज़, एक आता है रेफ, रेफ र भी आता है, उसको क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं साथियों, क्योंकि जब हम धर्म लिखते हैं तो म के ऊपर र आता है। इसका रूप हम ऐसे लिख सकते हैं, ध र के पैर में हलंत तब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे भी सही है और जे भी सही है, ठीक है। जब र के नीचे हलंत आएगा तो उसका रूप जे हो जाता है। ओके, रेफ कहा जाता है ऐसे। आगे साथियों 10वां प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है साथियों, ल र च ख। तो ल जो है पार्श्विक व्यंजन होता है। इसे क्यों पार्श्विक कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा लेकर आए हैं। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए, ठीक है, जीभ जो है तालु को छुए किंतु पार्श्व बगल में से हवा निकल जाए, ठीक है। तालु को तो हमारे जीभ का जो सबसे अंतिम छोर है वो तालु के साथ छूता तो है, लेकिन जो हवा है बगल से निकल जाती है। पार्श्व का क्या मतलब, बगल, दोनों बगलों से हवा निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और बाजू पार्श्व आसपास से निकल जाती है, उसे पार्श्विक कहते हैं। तो दो तरीके से समझाया गया है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो रहे होंगे। कौन सा व्यंजन व्रत से नहीं है, कौन सा व्यंजन व्रत से नहीं है जहाँ पर, तो साथियों आपको बता देता हूँ कि जो नहीं है उसको हम पढ़ते हैं श ल ज स। तो साथियों नहीं है जो वो आएगा श, श जो है उसको तालव्य गिना जाता है, ठीक है, ये तालव्य माना जाता है, ठीक है साथियों। और जो ल है इसको व्रत से भी गिना जाता है, ज को भी और सौ को भी। इसके अतिरिक्त र, लुंठित व्यंजन जो है र, इसको भी व्रत से ही माना जाता है। अभी व्रत से क्या है साथियों, व्रत से मसूड़ा, ठीक है, जो हमारी जीभा मसूड़ों से सूती है ना, मुर्दा और हमारे दांतों के बीच की जो है ना जगह है उसको मसूड़ा कहा जाता है। पता होगा आपको, मसूड़ा कहा जाता है व्रत से को, ठीक है। तो श जो है ये शलगम वाला ये तालव्य है, ना कि व्रत से, ठीक है। बाकी मैंने चार बता दिए, चार व्यंजन व्रत से माने जाते हैं। आगे साथियों कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, इस पर आ जाते हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ य र ल व, ये तो बिल्कुल सही है। आगे साथियों ऊष्म व्यंजन ध्वनियाँ श श स ह, ये भी सही है। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ द, ये साथियों गलत है और इसका चुनाव करना है। अगला बिल्कुल सही है, द्विगुण व्यंजन यही है। साथियों आपको बता देता हूँ जो सही नहीं है वो है जे, ठीक है। क्ष त्र ज्ञ श्र आना था, ठीक है, अंत में श्र आना था, जहाँ पर जे वाला प्रयोग कर दिया। हालांकि एक शब्द जे है, जे ऐसे हमें दद्दा लिखना है तो ऐसे लिखते हैं दद्दा शब्द। दद्दा किसको बुलाया था, मैथिली शरण गुप्त जी के दूसरे नाम है, दूसरा नाम दद्दा भी है, ठीक है। तो जे वाला, तो आपको बता देते हैं कि जे वाला जो द है, ठीक है, ऐसा भी एक द प्रयोग किया जाता है हिंदी में, जे संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो बाकी विकल्प बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। ओके, आगे साथियों 13वां प्रश्न है, अर्ध स्वर व्यंजन कौन से माने गए। अर्ध स्वर व्यंजन कौन से माने गए हैं, तो साथियों आपको बता देता हूँ, ऑप्शन देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्त व्यंजन और स्वर। तो साथियों बता देता है पहला व्यंजन जो है, ठीक है, य, पहला विकल्प जो है य र ल व, ठीक है, ये अर्ध स्वर, माफ करिएगा, अर्ध स्वर व्यंजन इन्हें कहा गया है, या फिर अंतस्थ व्यंजन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अभी इनको क्यों कहा जाता है, जब भी हम ये वाली श्रेणी के, ठीक है, य र ल व का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर के जो अंदर के अंक हैं वो अच्छी तरह से ना ही तालु से टच करते हैं, ना ही ओष्ठों से, ठीक है ना, पूरी तरह से आपस में छूते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम स्वरों की भांति इनका उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथी 14वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। स्पर्श संघर्षी, एक साथी स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, क वर्ग, ठीक है, आगे है ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है, चार वर्ग जितने भी हैं, ठीक है साथियों, जे स्पर्श व्यंजन हैं और सही व्यंजन है जहाँ पर स्पर्श संघर्षी पूछा गया है च वर्ग। अभी संघर्षी क्या है, क्योंकि जब च वर्ग जितना भी है साथियों जे स्पर्श संघर्षी है, क्या है, स्पर्श संघर्षी है वो, इसलिए साथियों जब भी हम च वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अधिक संघर्ष करना पड़ता है मुख विवर के अंगों को, ठीक है, इसलिए संघर्षी का शब्द भी इनके साथ जुड़ा है, संघर्ष स्पर्शी इनको कहा जाता है।
आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथियों, किस वर्ग का प्रयोग अभी नहीं होता है? ठीक है, बहुत कम होता है जन अभी नहीं होता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अर्धस्वर। अर्धस्वर का तो होता है, ह्रस्व तो है ही, दीर्घ तो है, प्लुत। प्लुत ठीक है साथियों, यदि हम ओम लिखें, जैसे लिखते हैं ना ओम, इस तरह से ओम लिखा जाता है। ठीक है, अभी ये प्लुत का अर्थ क्या है? जब जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय वायु ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक मात्रा में निकले, बहुत अधिक मात्रा में निकले, ओम ऐसे बोला जाता है ना साथियों, जो उदाहरण के रूप में मैंने बोला अभी। ठीक है, तो इसीलिए जब वायु 3 गुना ज़्यादा निकले, ठीक है, तो दोगुने से भी ज़्यादा वायु निकले हमारे मुख विवर से, तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। लेकिन अभी ये हिंदी में प्रयोग इसका नहीं है। ठीक है, अभी भी संस्कृत में कहीं कहीं इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो ये तो रहे साथियों हमारे 15 प्रश्न। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? हो सकता है कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई हो। अभी भी आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।